फोर्थ सेमेस्टर में टैक्स का सैलरी का आज 5th क्लास। हम लोग अभी तक अलाउंसेस, बेसिक सैलरी कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में प्रोविडेंट फंड भी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसका एक पार्ट बाकी है। प्रोविडेंट फंड में कैसे एक्यूमुलेशन होता है वो भी हम लोगों ने दिखाया था। कैसे विथड्रॉ के टाइम टैक्सेबिलिटी यूआरपीएफ और आरपीएफ में देखा है। आज हम बात करेंगे अगर यूआरपीएफ का प्रोविडेंट फंड अगर आरपीएफ में कन्वर्ट होता है तो उसका टैक्सेबिलिटी क्या है। आप लोग जानते हैं यूआरपीएफ में ड्यूरिंग द एक्यूमुलेशन स्टेज में कोई टैक्स नहीं होता है। यूआरपीएफ जब फाइनली विथड्रॉ होगा तब टैक्सेबिलिटी का इंपैक्ट आएगा। और आरपीएफ में आप जानते हैं ड्यूरिंग द ईयर 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, 12% ऑफ सैलरी। ये लिमिट से ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है तो टैक्स लगता है। विथड्रॉल के टाइम टैक्स नहीं लगता है। मान के चलते हैं यूआरपीएफ का बैलेंस था लेकिन वो विथड्रॉ नहीं हो रहा है, आरपीएफ में ट्रांसफर हो रहा है, जिसका नोट्स मैंने देखे ही रखा था। उसका एक ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मान के चलेंगे। स्टार्टिंग डेट कैसे मानेंगे, ये आरपीएफ है तो स्टार्टिंग डेट से देखेंगे अगर 12% सैलरी से ज्यादा उसने कंट्रीब्यूट करके रखा है एम्प्लॉयर तो टैक्सेबल होगा। तो आज का फर्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ाने वाले हैं दैट इज ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस from URPF unrecognized provident fund to RPF। तरीका क्या है? Assume the fund is recognized at the beginning बिगिनिंग वर्ड ठीक नहीं रहेगा, एट द इंसेप्शन। जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से मान के चलूंगा वो आरपीएफ है। दूसरा टैक्सेबिलिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर in excess of 12% of salary is taxable। इंटरेस्ट टोटल अलग अलग नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का अलग अलग नहीं है। टोटल इंटरेस्ट in excess of 9.5% is taxable। बस इतना सा ही। तो प्रॉब्लम यहां पर है, आपको ये सैलरी जो 12% आप एक साल का करते थे, अब जब से ज्वाइन हुआ है और जब से ट्रांसफर हो रहा है पूरा पीरियड का सैलरी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज उसी के बाद ही आप टैक्सेबिलिटी निकाल सकेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का इलस्ट्रेशन 5। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब से ज्वाइन किया है कंपनी में 1/12/2016। तो उसी डेट से ही मैं मानूंगा ही इज अ मेंबर ऑफ द यूआरपीएफ। डेट ऑफ रिकॉग्निशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिकॉग्निशन टू पीएफ, URPF to RPF
1/4/2019। ओके, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक सैलरी एंड डीए। डीए करने का तरीका है 60% ऑफ बेसिक। तो बेसिक अगर निकल जाता है तो उसका 60% डीए भी हो जाएगा। तो चलिए बेसिक कैलकुलेट करते हैं। सैलरी प्रीवियस ईयर 2016-17 कितना? ₹30,000 into 4 months. Why 4 months? 1/12/16 to 31/3/17। तो 4 महीना हो गया, दैट इज 1,20,000। कोई इंक्रीमेंट है? नो। प्रीवियस ईयर 17-18 सेम सैलरी स्ट्रक्चर, यस। 30,000 into 12 months, 3,60,000। Previous year 2019-18-19 मतलब 1/4/17 to 31/3/18। Similarly 1/4/18 to 31/3/19। यहां पर भी सेम है, 30,000 into 12 months, 3,60,000। तो टोटल बेसिक प्लस डीए। यहाँ पर एक एडवांटेज है, डीए यहाँ पर परसेंटेज फॉर्म में दे दिया है, तो आराम से 60% ऑफ 8,40,000 ब्रैकेट में एज्यूमिंग फॉर्मिंग पार्ट। हाउ मच? 8,40,000 into 60%, 5,04,000। सैलरी बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग, कमीशन तो नहीं है, 13,44,000। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये वर्किंग नोट 1 था, वर्किंग नोट 2 टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर 25% ऑफ बेसिक। तो 25% ऑफ बेसिक 8,40,000 into 25%। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट किया है अभी तक 2,10,000 लेस 12% ऑफ सैलरी। यह है एग्जेम्पशन का लिमिट, इससे बाहर होगा तो टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं मान के चलता हूं पूरा इतना साल उसको आरपीएफ की तरह ट्रीट करेंगे। तो आरपीएफ की तरह ट्रीट करेंगे तो पहले निकाल लेते इतना साल में उसका टोटल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का कितना था। तो नेचुरली इतना साल में जो सैलरी का मतलब है, वो सैलरी का मतलब निकालने के बाद 12% ऑफ दैट 13,44,000। अच्छी तरह समझ लीजिए, पूरा 2 साल 2 years and 4 months में उसने टोटल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन किया है 2,10,000। अब मैं देखूंगा ये कंट्रीब्यूशन में कितना 12% से एक्सेस है। तो ये पीरियड का मुझे सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट। वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था वर्किंग नोट 1 में। अब उसका 12%, तो मेरा लिमिट मिल गया मुझको
13,44,000 into 12%, 1,61,280. That is taxable contribution. Minus 2,10,000, 48,720. Done. Same way में working note 3, interest credited to provident fund in excess of 9.5%. देखना पड़ेगा 9.5% से ज़्यादा कितना हुआ है. Total interest credited at the rate of 15% equal to 13,500. Yes, less excess, less 9.5%, less interest at the rate of 9.5%. कैसे होगा? 13,500 for 15% में into 9.5%. 13,500 divided by 15 into 9.5, 8,550 taxable interest. $4,950. इसका ऑल्टरनेटिव भी है, आप जानते हैं. 13,500 into 15 minus 9.5 whole divided by 15%. 4,950. Same answer. Done. Anyone? तो प्रॉब्लम खत्म. Taxable salary हेड में सॉल्यूशन. Employers contribution in excess of taxable salary 12%, 48,720. Employees contribution in excess, interest credited to provident fund in excess of 9.5%. How much? 4,950. 48,720 plus 4,950, 53,670. 3 साल पहले ये क्वेश्चन में आया था. अगर आरपीएफ को यूआरपीएफ था उसको विड्रॉ करते हो तो जानते हो. अगर पैसा विड्रॉ नहीं हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, यूआरपीएफ था उसके बाद रिकॉग्नाइज हो गया तो आरपीएफ हो गया. वो सिचुएशन में टैक्सेबिलिटी क्या होगा? जितना दिन वो यूआरपीएफ था उसको मानूंगा आरपीएफ. अगर आरपीएफ होता तो 12% से ऊपर टैक्सेबल होता, तो वो मैंने कैलकुलेट किया. अगर आरपीएफ होता तो इंटरेस्ट 9.5% से ऊपर टैक्सेबल होता, वो मैंने किया. बस ये दोनों ही सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा. यहां पर आप पॉज कर दीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद सुनिए. इसके बाद हम लोग पूरा सैलरी अगर देखेंगे 3 हेड में बटा हुआ है. 17(1) जो अभी तक हम लोगों ने किया है, 17(2) परक्यूजिट जो अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है. लास्ट पार्ट होता है एक 17
3 दैट इज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। मतलब वो सैलरी नहीं है लेकिन सैलरी हेड में ही जाएगा, बिकॉज एक एम्प्लॉयमेंट के कारण के लिए ही मुझे ये मिल रहा है, तो दैट इज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ये हर इनकम जो होगा वो सैलरी नहीं है, मैं सर्विस के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है लेकिन मेरा एम्प्लॉयमेंट के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। अगर एम्प्लॉयमेंट के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है तो कौन सा हेड में जाएगा, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी आएगा, सैलरी के हेड में, उसमें कोई इश्यू नहीं है। करते हैं, आई थिंक इसका कॉपी हो गया। साइड वाला ये हो गया था। तो आज 3 चीज न्यू कराऊंगा, एक हो गया अभी और दो ही छोटा छोटा है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी 17(3) के बारे में डिस्कशन चलेगा आज। 17(1) सैलरी का बहुत अलाउंस, प्रोविडेंट फंड ये सब है। 17(2) परक्विजिट जो अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास से ही होगा। और लास्ट पोर्शन प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी 17(3। मतलब 2-3 आइटम का नाम मैंने दे दिया है, जो इनका उस हेड से अगर पैसा आता है तो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी बोल के सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। क्या? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर ड्यू टू टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एम्प्लॉयर आपको निकाल दिया, तो निकाल देने के लिए आपको कुछ पैसा दिया, ये पैसा प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में आएगा। एम्प्लॉयर आपको जब दिया था, बोला था आप पूरा एरिया का चार्ज में आप रहेंगे, उसके बाद उसका वो आप टर्म्स ऑफ कंडीशन आपको मॉडिफाई करा रहा है, बोल रहा है आपको उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, आउट स्टेट में आपको जाना पड़ेगा। आपको वेस्ट बंगाल था, आपका टर्म्स ऑफ कंडीशन में था वेस्ट बंगाल, उसके बाद वो टर्म चेंज करके बोल रहा है दिल्ली भेज रहा है, महाराष्ट्र भेज रहा है, तब आप क्या करेंगे? बोलेंगे नहीं मेरा तो टर्म्स में नहीं था। तो चलिए, पैसे से सब होता है, तो पैसा दे के आपको क्या बोलेगा, मैं आपका टर्म चेंज किया, तो मॉडिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्म। तो ये सब एरिया से टर्मिनेशन, मॉडिफिकेशन से अगर पैसा आता है तो सैलरी हेड में ही जाएगा, लेकिन प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। 2 नंबर 2 ऑलरेडी आप कर चुके हैं, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम URPF, ट्रांसफर नहीं, अभी थोड़ी देर पहले जो करा था ट्रांसफर था, ये URPF से आपको पैसा मिल रहा है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, वो तो सैलरी हेड में आता है, आपने लास्ट क्लास में देखा ही है, लेकिन कहां पर? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी 17(3) में 3। ओके, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन तो अदर सोर्स में। नंबर 3, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। मान लीजिए, ये थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, की मैन इंश्योरेंस क्या है, न्यू टर्म सुन रहे हैं। जानते हैं कोई कंपनी में कोई बंदा एक वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है, मतलब वही पूरा ऑर्गेनाइजेशन को, डिपार्टमेंट को चला रहा है, वो अगर खत्म हो गया तो बिजनेस तो खत्म, प्रॉफिट
ह्यूज लॉस होगा, लेकिन किसी के जिंदगी के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है। अगर किसी का जिंदगी के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो ये मुझे बताइए, वो बंदा अगर मर जाता है, वह छोड़ के चला जाता है, कंपनी कैसे चलेगा? तो उसको ये दर्जा देने के लिए कंपनी एक पॉलिसी लेता है जिसका नाम है की मैन के ऊपर, कंपनी में जो जो की मैन है उसके ऊपर एक पॉलिसी लेना। ये पॉलिसी का मतलब है अगर वो बंदा छोड़ के चला जाएगा तो कंपनी का रेवेन्यू लॉस होगा, तो ये जो लॉस होगा उसको भरपाई कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। जैसे लॉस ऑफ प्रॉफिट कर रहा था ना हम लोगों ने, सेम तरीके का कॉन्सेप्शन है। वहां पर आग लगने से लॉस ऑफ प्रॉफिट, यहां पर वो की पर्सन चले जाने से प्रॉब्लम। आप बोलेंगे सर ये तो पैसा जो मिलेगा वो थोड़ी की मैन को मिलेगा, तो कंपनी को मिलेगा, लॉस कंपनी को हो रहा है। हाँ, लेकिन कभी कभी सिचुएशन होता है। अच्छा बाय द वे, कंपनी को अगर मिलता है कौन सा हेड में जाएगा? की मैन से अगर कंपनी को मिलता है पीजीडीपी हेड में टैक्सेबल होगा, लेकिन वही पैसा अगर एम्प्लॉय का कुछ पार्ट एम्प्लॉय को भी दिया गया है, मतलब उसका डेथ नहीं हुआ है, एक इंश्योरेंस टर्म का तो एक पॉलिसी पीरियड होता है, वो पॉलिसी पीरियड तक वो बंदा रहा ऑर्गेनाइजेशन में और ये प्रीमियम के दौरान कंपनी को पैसा मिला, मरने से नहीं मिला, पॉलिसी का टर्म ओवर होने जाने के लिए पॉलिसी से पैसा मिला। ये सिचुएशन में एम्प्लॉय को वही कुछ शेयर कंपनी देता है, अगर देता है, देगा ऐसा नेसेसरी नहीं है, अगर देता है तो ये पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बतौर इंश्योरेंस का पैसा दे रहा है फ्रॉम क्रीमैन इंश्योरेंस। तो ये पैसा अगर एम्प्लॉय को मिलता है वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, लेकिन प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में। तो तीन चीज वेरी इंपॉर्टेंट। अमाउंट रिसीव फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन का कीमैन है और उस कीमैन अनुसार कोई पॉलिसी लिया गया है और वो पॉलिसी ड्यूरिंग द लाइफ मैच्योर भी हुआ, वो पॉलिसी से जितना पैसा आया एम्प्लॉयर ने कुछ पैसा एम्प्लॉय को भी शेयर दिया, तो वो पैसा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी बोल के आएगा। वो कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा? ऑब्वियसली सैलरी हेड में, लेकिन 17(3) में प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट, एक मॉडिफिकेशन और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्म्स चेंज करने से पैसा, एक यूआरपीएफ से अगर एम्प्लॉय को पैसा मिल जाता है, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस नहीं, और थर्ड कीमैन इंश्योरेंस से अगर पैसा मिलता है। तो चलिए एक इलस्ट्रेशन वन करके हम लोगों ने देके रखे हैं। Compute the gross salary for the previous year of Rajnath Singh। चलिए illustration 1, computation of gross salary। previous year 2019-20। बेसिक सैलरी 50,000, ओके। डीए फॉर्मिंग पार्ट अज्यूम करके आई थिंक आप लोग अब समझ चुके हैं मैं क्यों फॉर्मिंग नॉट फॉर्मिंग लिखता हूं। allowance received, allowance received, कुछ नहीं बोला है तो मान के चलूंगा फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल मान के चलूंगा, टैक्सेबल ही है। 15,000 इंटू 12, 1,80,000। अमाउंट रिसीव फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, वाह। तो ये एक्चुअली है सैलरी अंडर सेक्शन 17(1). $6 lakh plus $7,20,000 plus $1,80,000, 15 lakh।
perquisites अंडर सेक्शन 17(2) नील मैंने नहीं सिखाया आप लोगों को। अब प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी 17(3) जो मैंने सिखाया है, क्या क्या आएगा? कीमैन इंश्योरेंस से पैसा मिल रहा है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस 2 लाख। Sum received 3 lakh on modification of terms. Amount received on modification of terms of employment terms. Employer received from URPF amount received from URPF, employer's contribution, employer contribution 1 lakh, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 50,000, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट बैलेंस अमाउंट वो तो मुझे करना नहीं है, मुझे तो सैलरी पूछा गया है, मैं थोड़ी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स करूंगा यहां पर। ओके कितना हुआ? 20 लाख, 21 लाख ग्रॉस सैलरी। कुछ नहीं था, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, सिर्फ दिखाना चाहता हूं प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी क्या है, वो कैसे सैलरी में ऐड होता है और कुछ नहीं। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन जो है माइनस करने से टोटल कंट्रीब्यूशन दे दिया था 6 लाख मिला है, उसमें 1 लाख एम्प्लॉय का था और एम्प्लॉयर का था 1 लाख, एम्प्लॉय का 3 लाख, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 6 लाख में 4 लाख था कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट। एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट है 50,000, तो 4,50,000 का हिसाब मिल गया है, बाकी जो 1.5 लाख बचा रहता है दैट इज इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, जो कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपका IFOS में। तो एक सेवा कर देते हैं हम लोग, पूछा नहीं है एकदम नोट। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन is taxable under IFOS। कितना? 6 लाख से माइनस करो 3 लाख, माइनस करो 1 लाख, माइनस करो इंटरेस्ट 50,000, दैट इज ₹1,50,000। यहां पर नहीं पूछा था तब भी मैंने लिख दिया आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी खत्म। 3 कॉन्सेप्ट बोला था, एक था आरपीएफ का फंड, यूआरपीएफ का फंड आरपीएफ में ट्रांसफर हो रहा है, हो गया। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी खत्म। लास्ट आज का क्लास का है डिडक्शन 6 अंडर सेक्शन 16। आप लोग देखिएगा मैंने जब सैलरी का क्लास शुरू किया था, ग्रॉस सैलरी के बाद लेस करता था डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, वो डिडक्शन का ही चीज मैं दिखाऊंगा। ओके चलिए, कंप्लीट। वेट करने का तो मतलब नहीं है, आप पॉज कर लीजिए, उससे ही वेट हो जाता है।
Last concept, deductions under section 16 from gross salary. Deduction under section 16 from gross salary. 3 डिडक्शन आपको मिलेगा 16(1)(a). सेक्शन याद रखना जरूरी नहीं है, फिर से बोल रहा हूं। स्टैंडर्ड डिडक्शन लोएस्ट वन ₹50,000 ए और बी ग्रॉस सैलरी। याद रखिएगा ऑलवेज आपका स्ट्रेट वे में 50,000 आप माइनस कर दीजिएगा, बिकॉज आप लोगों का सैलरी 50,000 से ज्यादा ही होता है। तो डिडक्शन 50,000 ही स्ट्रेट वे में। 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस। याद है एंटरटेनमेंट अलाउंस को आप लोगों ने पहले ऐड किया था, और एग्जेम्पशन मैंने लिख के रखा था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है ओनली फ्रॉम ग्रॉस सैलरी ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और किसी को नहीं मिलता है 16(2) का डिडक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है 16(2) को कोई कंपनी का एम्प्लॉय एंजॉय कर सकता है? स्ट्रेट वे में आंसर नहीं। लोएस्ट वन A entertainment allowance received, B 20% of basic salary, C ₹5,000। कोई परमानेंट नहीं है। खत्म। 16(3) 3 डिडक्शन बोले थे। अच्छा, ये किसको मिलेगा? ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 16(2) अवेलेबल होता ही नहीं है, तो उसको 16(1)(a) मिलेगा और 16(3) मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स, एक एडिशनल टैक्स देना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को। प्रोफेशनल टैक्स पेड, मतलब जितना प्रोफेशनल टैक्स पेड हुआ है वो चाहे एम्प्लॉय भी पे कर सकता है, एम्प्लॉय भी पे कर सकता है। जितना उसके नाम पे टैक्स दिया गया है प्रोफेशनल टैक्स, उसका डिडक्शन उसको मिलेगा। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बस। तो ये करने के बाद आपका हो जाता है देयरफॉर ग्रॉस सैलरी लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 1, 2, 3, 2 अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 2, दैट इज टैक्सेबल सैलरी। स्टोरी खत्म। ओके, तो 3 डिडक्शन मिलेगा। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलवेज याद रखना 50,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तभी उसको इसका बेनिफिट मिलता है, और लास्ट है प्रोफेशनल टैक्स, वो सबको ही मिलता है। करने के बाद डिडक्शन माइनस ग्रॉस सैलरी और से टैक्सेबल सैलरी। चलिए देख लीजिए अब। तो इसके रिलेटेड हम लोग 2 इलस्ट्रेशन करेंगे, छोटा छोटा एकदम बच्चा मापिक। डन।
illustration 2. अब ग्रॉस सैलरी नहीं लिखूंगा, टैक्सेबल सैलरी लिखूंगा, बिकॉज मुझे पता चल गया है क्या कैसे ग्रॉस सैलरी से टैक्सेबल सैलरी आता है। बेसिक सैलरी 5 लाख, गलती से भी 5 लाख इंटू 12 मत करना, पर मंथ नहीं बोला है, टोटल बोल दिया है। डीए फॉर्मिंग, एक बार क्वेश्चन में आया था, बेसिक डायरेक्ट बोल दिया है और स्टूडेंट एकदम घाचांग को 5 लाख इंटू 12 गया हाथ से पूरा। हड़बड़ी करने से यही होता है। $4 लाख एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है प्राइवेट कंपनी, अच्छा एंटरटेनमेंट अलाउंस $4,000 into 12 48, और कुछ नहीं है। 9,48,000 लेस डिडक्शन under section 16 1A standard deduction under section 16 1A standard deduction। बेटा अगर सेक्शन नहीं लिखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट वे में 50,000 under section 16 2 not available dash under section 16 3। सर अवेलेबल नहीं है तब भी लिखना पड़ेगा, अगर इंटरटेनमेंट अलाउंस है तब लिखना पड़ेगा। प्रोफेशनल टैक्स कितना, प्रोफेशनल टैक्स 3,000, टोटल डिडक्शन 53। टैक्सेबल सैलरी यही अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो ये जगह फिगर आता। दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ही दिया है। टैक्सेबल सैलरी बेसिक 50,000 per month, very good। बेसिक 50,000 into 12। DA 10,000 per month। Entertainment allowance 5,000 into 12 7,18,000। okay, that is gross salary। बेसिक पर मंथ, ये भी पर मंथ, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी पर मंथ, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 1A, चलो A स्टैंडर्ड डिडक्शन 16 1A 50
बी entertainment allowance, government employee, lowest one, A, entertainment allowance received 60,000, B, 20% of basic 6 lakh, 1,20,000, C, rupees 5,000, lowest one is 5,000, C, अच्छा A B C नहीं करके 1 2 3, तो ये था अंडर सेक्शन 16(2) प्रोफेशनल टैक्स पेड। अंडर सेक्शन 16(3) $2,000, 57,000 taxable salary, 7,23,000। तो ये था गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, सॉरी प्राइवेट एम्प्लॉय मतलब नॉन गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय। प्राइवेट गवर्नमेंट, इसके लिए नील होता है और इसके लिए ये डिडक्शन होता है। आई थिंक तो 3 एरिया आपका क्लियर, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, डिडक्शंस एंड कन्वर्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ। नेक्स्ट दिन हम लोग शुरू करेंगे परक्यूजिट्स। एक चीज आप लोगों को स्टार्टिंग में बता देता हूं, परक्यूजिट में आप लोगों को बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा, बिकॉज वैल्यूएशन का तरीका हम लोग सीखेंगे। परक्यूजिट्स और अलाउंस के भीतर डिफरेंस यही है, अलाउंस आप अगर बेनिफिट एंजॉय करें ना करें आपको मिलेगा। आप डॉक्टर को नहीं दिखाने से भी आपको मेडिकल अलाउंस अगर मिलता है तो मिलेगा, लेकिन परक्यूजिट अगर आप बेनिफिट एंजॉय करते हैं तभी आपको मिलेगा। वेदर एम्प्लॉयर आपको रिइंबर्स करके पैसा दे दे, और भाई आप खर्चा कीजिए मैं रिइंबर्स कर देता हूं, और दूसरा एम्प्लॉयर आपको खुद बेनिफिट दे, तो बहुत सारे आइटम हो सकता है। उसमें सिलेक्टेड 10-12 को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। 3-4 क्लास में हम लोगों को पूरा परक्यूजिट्स हम लोगों का खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम 3 to 4 क्लासेस वी नीड परक्यूजिट करने के लिए, ठीक है। बहुत सारा परक्यूजिट्स है। परक्यूजिट मतलब नॉन कैश बेनिफिट, जैसे एम्प्लॉयर आपको रहने के लिए घर दिया, परक्यूजिट्स, कार दिया, परक्यूजिट्स, लैपटॉप दिया, परक्यूजिट्स, फोन दिया, परक्यूजिट्स, गैस इलेक्ट्रिसिटी, परक्यूजिट्स, आपका बच्चे को पढ़ाई के लिए स्कूल का फैसिलिटी दिया, परक्यूजिट्स, आपको सर्वेंट हाई लेवल में सर्वेंट, अटेंडेंट, वॉचमैन, स्वीपर दिया, परक्यूजिट्स, आपको लोन दिया, परक्यूजिट्स, मेडिकल फैसिलिटी दिया, अलाउंस नहीं, फैसिलिटी मतलब अगर आप बीमार पड़ेंगे तो ऑफिस देखेगा, परक्यूजिट्स, आपको कुछ एसेट दिया है आप इस्तेमाल करने के लिए, एक वॉशिंग मशीन दे दिया है, ट्रांसफर नहीं किया है, सिर्फ आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया है, परक्यूजिट्स।
आपको फ्री लंच, टिफिन, टी, स्नैक्स देता है परक्यूजिट्स। रोज बिरयानी का पैकेट देता है परक्यूजिट्स, कैश में नहीं दे रहा है। अगर आप बिरयानी खाते हैं तो खाएंगे, अगर नहीं खाते हैं तो नहीं खाएंगे, वो सिर्फ बिरयानी देता है। लिफ्ट ट्रैवल असिस्टेंट, बाहर में घुमा के लेके आए परक्यूजिट्स। ऐसा बहुत परक्यूजिट्स आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए पेशेंस रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परक्यूजिट्स का ऊपर काम करेंगे, ठीक है।